हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये कहाँ से डबल बज गया सुबह सुबह ही? चलो चलो, जो आज हमारी क्लास है वो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो उसकी जो नगरीकरण था, उस नगरीकरण पे हम चल गए थे कि किस तरीके से इन्होंने अपना नगर निर्माण, हमने कहा था कि इसे एक नगरीय सभ्यता कहा गया था। और नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया था, आज उन चीजों को देखेंगे। अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता के अब हम लगभग लगभग इसके एंड पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ से इसका एंड पोर्शन शुरू होता है, यानी कि नगरीयकरण जब पढ़ाऊंगा तो नगरीयकरण के बाद फिर मैं आपको इसका धर्म पढ़ाऊंगा, फिर धर्म के साथ मैं आपको इसकी कला बता दूंगा, और कला के बाद में जो फैक्चुअल पॉइंट है उन सबको मैं नोट करके यहाँ लिख दूंगा, उन्हें अच्छे से लिख लेगा। तो अभी मैं आपके प्रीवियस ईयर ही देख रहा था, तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस जितने मैंने पढ़ाए, आप देखना जितने मैंने पढ़ाए सब वहीं से हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते चलना, समझते चलना, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जो भी पीछे रेलवे में आ रखा है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेनली रेलवे का पेपर आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे में ही ये काम आएगा, आप सब जगह देखें, हर जगह आपको ये काम आएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी हो, कोई भी हो। तो जैसे मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, कब इनकी खोज हुई थी, किसने की थी, है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे। तो आज हम बात करते हैं इसकी नगरीय सभ्यता की। तो जैसे मैंने कहा था कि नगर निर्माण था, पश्चिमी भाग में दुर्ग था, और जो पूर्वी भाग था उसमें कम, मतलब कि इसमें दुर्ग थे, किले, शासक वर्ग के, और निचले स्तर के जो मकान थे उसमें कौन रहते थे, कामगार लोग रहते थे, जन सामान्य लोग रहते थे। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगर हम उससे आगे देखें तो देखो, ये जो यहाँ पे जो हड़प्पा सब कुएं दिख रहे हैं, ये यहाँ पे कुएं बने है ना, ऊपर की छतें गायब है। छतें क्यों गायब है? क्योंकि ना ये जो छतें जो बनाते थे ना, ये लगभग लकड़ियों पे बेस बना के, कच्ची मिट्टी, जो कच्ची मिट्टी थी उसको उठा करके, कच्ची मिट्टी का ऊंचाई बना करके फिर उस पर लकड़ी की छत बना देते थे, ऐसे करते। तो इसलिए वो जो छत थी वो धीरे 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 जैसे डिके हुआ चीजों का क्षरण हुआ, तो छतें खत्म हो गई, तो ये ऐसे थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना थी वो बड़ी डेवलप थी। आप यहाँ की कुछ सड़कें देखो इस डायग्राम में, ये देखो, ये सड़कें, है ना, ये वाली सड़कें देखो, और ये सड़कें देखो, ये देखो, ये सड़कें, ये आन जहाँ पे खुल रही है ना, देखो, ये समकोण पे काट रहे हैं एक दूसरे, किस पे? समकोण पे। यहाँ की सड़क आई, यहाँ की सड़क आई, तो ये सबको समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ये देखो, ये ऐसे दिख रहे हैं ना, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, एक ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो ये वाला देखो, ये रहा, है ना, और ये देखो, ये रहा, तो ये और ये पोर्शन, ये और ये पोर्शन देखो, तो ये 90 डिग्री का एंगल दिखेगा आप लोगों को। तो सबको सर्वे कैसे काटते थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। अगर देखें तो ये देखो, और ये देखो, यहाँ से देखो, 90 डिग्री सड़कें उसको 90 डिग्री पर काटती थी। और इसी को बोलते थे ग्रिड प्रणाली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे बच्चों? ग्रिड प्रणाली। पेपर में ग्रिड प्रणाली आती, तो वही हड़प्पा की जो नगरीय सभ्यता थी उसी को हमने ग्रिड प्रणाली का नाम दिया था। तो ग्रिड प्रणाली के अंदर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जैसे चेस बोर्ड होता है ना, एक दूसरे को सब 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए। शब्द हड़प्पा नगरों की योजनाएं, ग्रिड, ये ग्रिड है बच्चों, ग्रिड नहीं है, ग्रिड प्रणाली है, आप इसे सही कर लेना। ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हड़प्पा की जो सड़कें थी वो कैसे थी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और कैसी थी? ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे, ये मकान पक्के लोहे से बने होते थे। मैक्सिमम चीजें देखो, इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता मैंने बोला था ना, तो इतनी वेल डिजाइन कर रखी थी ये सभ्यता बच्चों, कि जो सड़क के किनारे किनारे मकान होते थे। देखें अगर आप इस डायग्राम को, ले रखा है, देखो, सड़कों के किनारे हैं, सड़कों के किनारे में,
तो सड़कों के किनारे मकान होते थे। और ये जो सड़कों के किनारे हमारे मकान थे, और सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर की होती थी। 10 मीटर की चौड़ाई होती थी जो मुख्य सड़क होती थी। 10 मीटर की चौड़ाई काफी होती है, ठीक है। उसके बाद सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे, और ये मकान पक्की ईंटों का इन्होंने यूज किया था। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, इन्होंने पक्की ईंटों का यूज किया था। कच्ची ईंटों का यूज मकान की ऊंचाई बढ़ाने में कर लेते थे थोड़े बहुत, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम चीजें किसकी बना रखी थी, पक्की ईंटों की इन्होंने बना रखी थी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, मकान एक मंजिला होते थे, परंतु बहुमंजिला मकान भी होते थे। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे अभी आएगा, जैसे धोलावीरा आएगा, मोहनजोदड़ो क्या सुत का गिंडोर मैंने पढ़ा था, सुतकोटदा बताया, सुरकोटदा बताया बताऊंगा। तो जब मैं इन चीजों को दिखाऊंगा, अभी समझना कि जो मकान दिखा अब तो इसका ऊपर का ढांचा खत्म हो गया। एक कुएं है, मकान के ऊपर का जो ढांचा है ना, वो खत्म हो चुका है। मैंने बताया था कि लकड़ी का बना के रखते थे लगभग। तो जब लकड़ी का, तो सोचो भाई, ताप दाब है ना, तो सबका प्रभाव पड़ेगा। जब यही टूट रहे हैं, तो ऊपर की छतें भी तो गायब हो चुकी होंगी। तो गायब हो चुके, इनके आधार पर पुरातत्वविदों ने हमें एक्सप्लेन किया है चीजों को, समझ में आ रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, मकान एक मंजिला होते थे, परंतु बहुमंजिला मकान भी होते थे। अब जरा बहुमंजिला मकान सोचो, फिर मैं इस चीज पे आ जाऊंगा। एक मंजिल मकान ठीक है, अगर बहुमंजिल मकान बनाई, तो मकान की अगर दूसरी मंजिल में जाना, तो जैसे आज हम सीढ़ियां बनाते हैं दूसरी मंजिल पे जाने के लिए, तो उस समय भी पहली मंजिल दूसरी मंजिल ऐसे मकान होते थे, और घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी। सीढ़ियों से कहा जाते थे वो ऊपर जाते थे। अब घरों के बाहर वो अपना मतलब आंगन में, जिसे बरामदा बोलते हैं या आंगन बोलते हैं, आंगन में वो कुआं बनाते थे। अब अगर ऊपर दूसरी मंजिल या पहली मंजिल पर पानी लेकर जाना है, तो कुएं से पानी निकालते थे कि दूर ना जाना पड़े। तो सभ्यता सोचो, मतलब कि दिमाग कितना कुछ इस तरह से काम करने लग गया था कि भाई पानी के लिए नदियों में नहीं जाएंगे, पानी के लिए हम घर में ही कुआं खोदते हैं, है ना। तो वहीं पे कुआं खोदा, घर के प्रांगण में, आंगन में, तो कुआं रहता था, वहां से पानी निकालते थे, पानी निकाल करके ऊपर ले जाते थे। अब जरा सोचो, पानी ऊपर तो चला गया, लेकिन ऊपर तो भी काम करते थे, जैसे बर्तन है इनके, नहाना धोना, कुछ करना है, पानी पीना है, कोई चीज पानी जैसे यूज करके कपड़े बर्तन धोने हैं या किसी चीज को धोना है, तो पानी का यूज करे, तो धोना भी सीख गए होंगे ना। तो जैसे चीजें धोनी है, तो धो करके पानी तो वहीं ऊपर ही बरामदे में रह जाता सारा के सारा, जो ऊपर की मंजिल बनाई। तो उनका दिमाग काम किया कि भाई एक काम करो, एक इस तरीके से पाइप बनाओ कि जिससे ऊपर की मंजिल का पानी इस पाइप के रास्ते निकासी से बाहर निकलना। तो क्या करते थे, नीचे कुएं से पानी भर के तो ऊपर ले जाते थे, है ना, पूरी मंजिल में, सही है। और ऊपर से पानी निकासी के लिए उन्होंने पाइप बनाता, पक्की मिट्टी का एक पाइप बना दिया था। उस पाइप के रास्ते पानी नीचे आता था, और उस पाइप को घर के पीछे की तरफ एक नाली होती थी, उससे जोड़ रखा था। अब समझना, यानी कि ये घर का फ्रंट है, ऐसे मान लो आपके घर का फ्रंट भी रहता है, घर का बैक भी रहता, तो नालियां घर के बैक साइड में बना रखी थी, और उन नालियों को जोड़ दिया था, किससे, पाइप के साथ जोड़ दिया था। जो पाइप कहां पर बनाए थे उन्होंने, ऊपरी मंजिल पे पाइप बनाए थे। तो ऊपरी मंजिल पे जो पाइप बनाए, उन पाइप से जो पानी रिसकर आता था, वो पानी रिसकर घर के पीछे जो नालियां बना रखी थी, उन नालियों में चला जाता था। अब वो जो घर के पीछे की नालियां थी, उन नालियों का संपर्क आगे की जो बड़े बड़े नाले बना रखे थे इन्होंने, उनसे कर दिया गया था, कि पानी उसमें चला जाए सीधा उन नालियों से। और वो जो पानी बड़े नालों में आता था, यानी कि आगे वाली चीज, आगे वाले जो भाग बना रखे थे पानी की निकासी के, वहां आता था, फिर वहां से उस पानी को आगे जाकर के इन्होंने उसकी भी निकासी कर रखी थी, यानी कि जिससे कि पानी ना भरे, कीचड़ ना हो, इस तरीके से वेल डेवलप्ड इन्होंने अपना डिजाइन बना रखा था। तो उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, मकान के आंगन में कुआं होता था, और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। ऊपर की मंजिल में जल निकासी के लिए एक पाइप होता था, और यह पाइप पीछे गली की नाली से मिलता था, और गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से जुड़ी रहती थी। तो मुख्य सड़क की नाली होती थी, गली की नाली इससे जुड़ जाती थी। नालियां ऊपर से ढकी रहती थी, नालियां ऊपर से ढकी रहती थी, और नालियों की सफाई के लिए मेन हॉल बनाए जाते थे। जो नाले होते थे ना, इन्हें ऊपर से ढक देते थे, कि जैसे ढक्कन हटाएंगे, इनकी सफाई कर लेंगे अच्छे से, जिससे गंदगी ना फैले। तो कितना ज्यादा, हाँ, उस समय के लोग कितने ज्यादा सभ्य थे। तो यही चीज इन लोगों को दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। मकान बना रहे हैं, मंजिल बना रहे हैं, निकासी का सिस्टम यूज कर रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, नालियां ढकी हुई हैं, सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काट रहे हैं, सड़कों की चौड़ाई ठीक ठाक बना रखी है। तो इस तरीके से, यानी कि एक मेंटेन कर रखा था लाइफ को अपनी, तो इसीलिए इसे सभ्यता।
फिर हड़प्पा सभ्यता के शासक अन्य सभ्यता के शासक वर्ग से उच्च विचारधारा के थे। ये भी ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता के शासक थे, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के जो शासक वर्ग थे उनसे अलग थे। अब मिस्र के जो शासक थे उन्होंने जो पैसा खर्च किया, जो चीजें यूज करी है ना, लेबर यूज करा है, अपना जो उनके मतलब प्रजा थी उनकी, ऐसे माने उस समय जैसे शासक वर्ग है और एक प्रजा वर्ग, तो उनका यूज पिरामिड बनाने में या और जैसे मंदिर बनवाने में, इन चीजों में उनका यूज करा। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग थे उन्होंने अपनी प्रजा को सुख सुविधाएं प्रदान, उन्होंने मकान पे ध्यान दिया, उन्होंने नालियों पे ध्यान दिया, उन्होंने इस तरीके से उन अपने प्रजा वर्ग पे ध्यान दिया, ना कि उनसे किसी और चीज का काम करवाया। यानी उसने अपने जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने जो निज लोग, उनके जो निजी लोग रहते थे, उनके साथ में जो लोग रहते थे, जो कामगार थे, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे इसलिए बात बोला हड़प्पा सभ्यता के शासक अन्य सभ्यता के शासकों से कुछ विचारधारा की थी, क्योंकि यह अपने समाज के बारे में सोचते थे, अपने समाज के बारे में सोचते थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? तो ग्रिड प्रणाली ध्यान रखेंगे हम लोग, यहाँ पे संपूर्ण प्रकार के लिए ये ध्यान रखेंगे, निकासी के लिए अच्छे पाइप होते थे, बहुमंजिले मकान होते थे, पेपर मैग्नेट क्या थे, एक मंजिले थे या बहुमंजिले थे, तो बहुमंजिले मकान होते थे, इनकी निकासी बहुत अच्छी थी। जो घर के पीछे के नाले थे वो आई थी मुख्य नालियों से जोड़ देते थे, नाले भी होती थी। ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विचारधारा पूछी जाएगी तो विचारधारा भी बड़ी ऊंची थी, हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग की बहुत अच्छी विचार। आगे देखते हैं। अब देखो हड़प्पा धर्म, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप लोगों को वहां की सड़कें पता चल गई, उनके घर पता चल गए, कुएं पता चल गए, इतनी सारी चीजें पता चल गई, तो अब देखते हैं कि उनका धर्म क्या था। अच्छा, धर्म जो है हमारा, उस अब इस धर्म के बाद मैं वो कला बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी छोटी क्लास है ना, आज क्लास हमारी छोटी क्लास है, कल की क्लास हमारी बड़ी क्लास हो जाएगी। कल से मतलब मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, जैसे कल मैं आपको मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिक सभ्यता भी बताऊंगा, जिक्र करूंगा, यूनान की सभ्यता के बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा, यूनान की थोड़ा जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा मिस्र की और मेसोपोटामिक सभ्यता के बारे में जिक्र करें। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, अनुष्ठानिक तक। कल हमारी क्लास बड़ी होगी। ठीक है, और आज से मैंने बताया था सोमवार है बच्चों, तो आज से आपको शाम 4 बजे मैथ्स की क्लास मिला करेगी डेली, और 11:30 बजे जीएस क्लास मिला करेगी डेली। और धीरे 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 हम एक और काम करना शुरू कर रहे हैं, डेली रात को 9 बजे आपको स्टैटिक जीएस क्लास मिला करेगी। उस स्टैटिक जीएस के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करंट का, जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा हो करंट का, 1 या 2 या 3 जो भी क्वेश्चन बने करेंगे, वो मैं 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करा करूंगा। इस बात को समझ, करंट के डेली 10 क्वेश्चन या डेली 20 क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा। करंट के हमें महीने में करंट के जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 या 4 है ना, 3 या 4, तो उसी चीज पर हम फोकस करेंगे, उन्हीं चीजों को देखेंगे कि इसी पे काम करें। तो करंट आता कितना है पेपर में, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन, उससे मिलकर के, करंट से मिलकर के हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ये कवर होता है। तो हम करंट को इस हिसाब से पढ़कर चलेंगे उन बीच बीच में, जिससे हमारी ये चीजें कवर होती चले। तो आज की आपकी जो क्लास रहेगी, ये वाली क्लास छोटी रहेगी, और कल से जैसा भी क्लासेस बनेंगी, छोटी बड़ी जो भी बनेगी, उसको हम देते चलेंगे। पर आज से आपका रूटीन चेंज कर दिया गया है, 2 क्लासेस मिलेगा करेंगे, मैथमेटिक्स की भी और जीएस की। और कुछ समय काम चल रहा है, जैसे कि काम पूरा होता है तो आपको रात 9 बजे जीएस, स्टैटिक जीएस 1 लाइन क्वेश्चन, वो भी हम लिखवाने शुरू कर रहे हैं, ये मतलब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब आप हड़प्पा, मैं अभी आपको हड़प्पा धर्म बता, इसी धर्म के साथ हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ पर जो जो स्थान थे उन स्थानों को हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। अभी तो मतलब कल वाली क्लास में स्थानों को भी देंगे, तो मुख्य मुख्य स्थान हुए। तो पहले धर्म चंद्र, धर्म के ना 2 रूप है, एक होता है अनुष्ठानिक और एक होता है आपका तत्वचरित्र। पहले इन चीजों को समझो। जो अनुष्ठानिक होते हैं धर्म के 2 रूप, एक अनुष्ठानिक और एक तत्वचरित्र। पूरा तत्व के आधार पर हम हड़प्पा धर्म के कर्म वाले पक्ष को जान पाते हैं। मतलब जो अनुष्ठानिक धर्म है, अनुष्ठानिक के अंदर हम कर्म कांड देते हैं। कर्म कांड का कहने का मतलब है किस तरीके से कर्म करके हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो कर्म कांड होंगे, जो हम आपकी क्रिया है, क्रिया करने की जो पक्ष है, वो आते हैं आपके अनुष्ठानिक। ठीक है, और तत्व चिंतन, तत्व चिंतन होता है कि आप लोग किस उच्च स्तर तक अपनी विचारधाराओं को लेके जाते हो, और विचारधारा कुछ स्तर तक तब जाते। देखो कर्म कांड क्या है कि किसी ने कहा कि भाई बलि दे दो और आपका जो है आपका साम्राज्य ऊंचा हो जाएगा, तो आपने बलि दे दी, साम्राज्य ऊंचा, कर्म कांड। अब किसी ने कहा तत्व चिंतन, कि अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो सोचना पड़ेगा,
योग में बैठना पड़ेगा। यानी ये चीजें किससे आती है? ये चीजें आती है साहित्य को पढ़ने से। अब जो हड़प्पा सभ्यता थी, बहुत ढंग से समझना, हड़प्पा सभ्यता में लिपि आ गई थी लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के धर्म में हम तत्व चिंतन नहीं देख पाते, क्योंकि जब साहित्य थे ही नहीं, लिपि पढ़ी ही नहीं गई, तो तत्व चिंतन तो रह ही जाता है। इसमें क्या रह गया? बस हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान रह गए, कर्म कांड रह गए। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम कर्म कांडों से उनके धर्म को समझ पाए, ना कि तत्व चिंतन से समझ पाए। आया समझ में? तत्व चिंतन से नहीं समझ पाए, हम समझ पाए उनके कर्म कांड से, उन्होंने क्या क्या क्रियाएं की हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में आप लोग कर्म कांड पे आधारित चीजें दिखते हैं, जैसे अग्नि पूजा, जैसे यज्ञ की पूजा, जैसे पशुपति की पूजा, जैसे पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, नदियों की पूजा, जल की पूजा, है ना, और मातृभूमि की पूजा, ये कर्म कांड दिखते हैं। कोई चिंतन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? अब लिपि ही नहीं, मतलब लिपि थी, पढ़ा ही नहीं गया, तो चिंतन क्या करेंगे? तो चिंतन का उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो मैंने वही लिखा है, अनुष्ठानिक कर्म कांड पर पुरातत्व के आधार पर हम हड़प्पा धर्म के कर्म कांड वाले पक्ष को जान पाते हैं। यानी पुरातत्व में जो हमें मूर्तियां मिली, है ना, जो जी चीजें हमें मूर्ति मिली, जैसे पशुपति की मिली, पुरुष की मिली, स्त्री की मिली, तो हम माने भाई कर्म कांडी तो थे। यहाँ से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले तो हमने कहा तत्व चिंतन में नहीं थे। तत्व का अर्थ वास्तविक इसलिए असलियत। तत्व का मतलब होता है असलियत क्या है, और असलियत पता चलेगी जब कुछ फिक्स हो, लिखी हुई हो, कहीं से पढ़ा जाए तो पता चलेगा। जब चीज पढ़ी नहीं गई तो पता कैसे चलेगा? फिर चिंतन का अर्थ उच्चतर मानसिक प्रक्रिया, मतलब कि मानसिक सिचुएशन बहुत उच्च लेवल पे। चिंतन बड़ा अच्छा फिलोसफर है, बहुत अच्छा सोचता है, तो होता चिंतन। चिंतन में मतलब किसी बात पर ध्यान पूर्वक सोचना, उस पर विचार करना, ये चिंतन होता है। तो साहित्य साक्ष्य के अभाव में, जब साहित्य साक्ष्य ही नहीं मिले, लिखावट ही नहीं मिली, तो हड़प्पा धर्म के दार्शनिक पक्ष तो ज्ञात नहीं हो पाता। इसका मतलब है जो चिंतन वाला पक्ष है, जो दार्शनिक पक्ष है, जो सोच विचार का पक्ष है, वो यहाँ से पता ही नहीं चल पाता, सिर्फ कर्मकांड पता चलते हैं। तो एक फिर ये क्वेश्चन बन गया कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में किससे पता चलता है? अनुष्ठान से पता चलता है, ना कि तत्व चिंतन से। यहाँ मैंने अनुष्ठान को भी समझाने की कोशिश करी और तत्व चिंतन को भी समझाने की कोशिश करी। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे जाते जाएंगे, जब आपका लेवल थोड़ा सा कुछ होता जाएगा, फिर हम और इन बातों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे समझो। अब ये जो कर्म कांड, इन्हें हम आगे बढ़े। इसी कर्म कांड को अगर हम देखें, देखो बच्चों को ऐसा मिलता है कि हम लोग कठतंडा कुछ देखने लगेंगे बस। अच्छा, उस बात का आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते थे तो देख लेते, मैंने कुछ जगह नहीं। ये सही दिख रहा है क्या? ये आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते थे, स्क्रीन शॉट ले लें इसका। ठीक है, इसका भी ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। इसका भी ले लेंगे। देखो एक बार बच्चों, ये सही दिख रहा है क्या कैमरे में? देखना, ये कैमरे में सही दिख रहा है सर? ठीक है, ओके बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ठीक है, हो गया ना स्क्रीनशॉट यहाँ तक का? तो यहाँ देखो, ठीक है। अब कर्मकांड क्या? कर्मकांड का अर्थ है कि जो भी हम भौतिक लाभ या मुक्ति के लिए कार्य करते हैं, यही कार्य कर्मकांड कहलाता है। कर्मकांड भी समझाया है बच्चों, ये नहीं है कि मैं ऊपर से पढ़ा के निकल रहा हूँ। करीब किताब इसके बाद ना जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना सिंधु घाटी सभ्यता, तब आएगा आप लोगों को आनंद, जब मैं आपको वहाँ पर लगभग 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव जो आए हुए हैं आपके रेलवे में, एसएससी में, है ना, और पीसीएस में भी आए हुए हैं, तो जब मैं डिस्कस करूँ तब आपको ज्यादा पसंद है। तो कर्मकांड का अर्थ है जो भी हम भौतिक लाभ या मुक्ति के लिए कार्य करते हैं वो कर्मकांड कहलाते हैं। जैसे पशु बलि देना आदि, पशु बलि दी और इससे कहते आपको सुख होगा, पशु बलि दे दी। हड़प्पा सभ्यता में हम कर्मकांड के बारे में जानकारी उनके द्वारा की गई उपासना आदि से मिलती है, कि उनके द्वारा जो की गई पूजा आदि है। ऐसा विचार किया गया पुरातत्वविदों ने कि भाई अगर ये मूर्तियां हैं तो या तो इन्हें खेल में यूज करते होंगे, यानी पूजा पाठ में यूज करते होंगे, तो ऐसे बताया गया। तो उनसे जो मूर्तियां मिली है उनसे हमें पता चला इन्हें कर्मकांड के बारे में। तो मिली किस किस की मूर्ति है? मातृ देवी, मार्ग देवी नहीं है बच्चों, ये मातृ देवी है। मातृ देवी, मातृ देवी यहाँ लिखा है मैंने, मातृ देवी की पूजा, अग्नि की पूजा, पृथ्वी की पूजा, पृथ्वी की पूजा कर रहे, यज्ञ, पशुपति शिव की पूजा, पशु पूजा,
जल पूजा, नाग पूजा, इतनी सारी पूजा थी, इसके प्रमाण मिले हैं। तो बहुत सारी और भी चीजें मिली है ना। तो इन सब से हम पता चलता है कि ये कहते कर्मकांडी थे। अब इससे आगे की जो हमारी बात है, मैंने आपको यहाँ तक लाके आज छोड़ा है। ठीक है, आज की क्लास जैसे छोटी रही हमारी, तो कल हम इसके आगे वाला क्वेश्चन यानी कि धर्म से ही हम आगे चलेंगे, और कल हम धर्म और कला इन दोनों पे बात कर लेंगे। और जो हमारी एंड क्लास होगी वहां मैं बताऊंगा कि ऐसे सभ्यता का विनाश हुआ, फिर कैसे वेद आएंगे, फिर कैसे ऋग्वेद आएंगे, है ना, मतलब ऋग्वेद कैसे आएंगे, फिर उसके उत्तर वेद कैसे आएंगे, फिर मगध कैसे आएगा। अब हम धीरे धीरे और उस वाले लाइन पे बढ़ना शुरू हो गए। तो आपको पता होना चाहिए सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें प्रस्तर के भी उपयोग मिले हैं, यहाँ पे तांबे का भी मिला है, यहाँ पे कांसे का भी ज्ञान मिला है। याद रखना कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का ज्ञान इन्हें हो चुका था। ठीक है, गिड़ प्रणाली पता चल गई। हम इसकी नगरीय सभ्यता पे आ चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा कि बहुमंजिले भी घर होते थे, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और नाले वेल डिजाइन थी, ऐसे ढक के रखते थे कि जैसे भाई नाले अगर खुली रहेंगी तो मच्छर मक्खी ये पैदा हो जाएंगे, है ना। तो उन्होंने उन सब चीजों की बातें सोची कि भाई गंदगी बिल्कुल ना फैले, इसलिए नाली को ढक के रखा कि ढक्कन हटाए उसकी सफाई कर ले। और उन्हें मेन मुख्य नाले से जोड़ते थे, घर के पीछे निकासी के लिए अलग नाली बना रखी थी। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो हमें पता चला कि इसकी नगरीय सभ्यता बड़ी उच्च थी। तो कल हम मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस पे भी बात करेंगे। आगे सिंधु घाटी सभ्यता को आगे लेके चलेंगे। 2-3 पॉइंट दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, बता रखा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और जो यहाँ के जो मकान थे वो कैसे गिड़ प्रणाली पर आधारित थे, है ना। तो और कैसे गिड़ का मतलब है समकोण पर काटना। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ कल। और आज से आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी, मैथ की भी मिलेगी और जीएस की। वही 11:30 बजे जीएस और शाम को 4 बजे मैथमेटिक्स। चलो, तो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।